पेपर लीक पर योगी सरकार सख्त, अध्यादेश किया मंजूर। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और सपा समेत सभी दलों ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। आज संसद में सुबह 11 बजे से स्थगन तक सभी सांसदों की सदन में मौजूद रहना होगा। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 जिलों के एसपी और 10 जिला अधिकारियों का तबादला। आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंदौली में नए एसपी, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद में नए एसएसपी को लाया गया। पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए महिला और बच्चे उच्च अधिकारियों से लगा रहे न्याय की गुहार। दरगाह पुलिस पर मृतक पति को पत्नी ने जड़े गंभीर आरोप। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र के एक बैटरी दुकान में लगी भीषण आग। आग के तांडव से आसपास के क्षेत्र में मची अफरा तफरी। यूपी में पेपर लीक किया तो होगी उम्र कैद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर गठबंधन दलों ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। संसद स्थगन तक सभी सांसद सदन में रहेंगे मौजूद। एनडीए ने ओम बिरला को बनाया है कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को चुना है कैंडिडेट। तो आज 11 बजे स्पीकर पद के लिए होगा मतदान। पीएम मोदी लोकसभा में स्पीकर के लिए रखेंगे प्रस्ताव। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को चुना है कैंडिडेट। तो आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए होगा मतदान। पीएम मोदी लोकसभा में स्पीकर के लिए रखेंगे प्रस्ताव। एनडीए ने ओम बिरला को बनाया है कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को चुना है कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को चुना है कैंडिडेट। आज 11 बजे स्पीकर पद के लिए होगा मतदान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जैसा कयास लगाए जा रहे थे, जहां पर विपक्ष ने भी स्पीकर कैंडिडेट के लिए अपने स्पीकर पद के लिए अपने कैंडिडेट का नाम सुझा दिया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? लोकसभा में आज 11 बजे जब प्रधानमंत्री के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला का एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर नाम का प्रस्ताव लाया जाएगा और उसी के साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का भी नाम पहले से ही उसे प्रस्ताव में दिया गया है। तो ये है कि उसके बाद लोकसभा के सदन में 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो लोकसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अब ये वोटिंग के लिए सबसे अहम है कि एनडीए के पास करीब 290 सांसद की संख्या है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन के पास देखी जाए तो करीब 234 सांसदों की संख्या है। और वहीं जो बिल्कुल इग्नोर न करने वाली बात होगी, करीब 80 ऐसे सांसद हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है और ना ही वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो उस समय ये देखना होगा कि एनडीए भले ही अभी संख्या बल के साथ लग रहा हो कि वो
लोकसभा अध्यक्ष पद पर ओम बिरला को जीत दिला लेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन को भी आस है कि ऐसा कि जो 80 सांसद है वो ना इंडिया गठबंधन के हैं ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर उनमें से कोई विपक्ष के कैंडिडेट के सुरेश के पक्ष में अगर वोटिंग कर देते हैं तो फिर उसमें ओम बिरला जीतेंगे, फिर या ओम बिरला हारेंगे के सुरेश जीतेंगे। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत के इतिहास में लोकसभा जो 18वीं का सत्र चल रहा है उसमें जो पहली बार वोटिंग होने जा रही है। और एक चीज और इसमें खास आपको बताते हैं कि ऐसे दूसरे ओम बिरला अगर जीत जाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष बन जाते हैं तो ऐसे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे जो दूसरी बार होंगे। इससे पहले जीएमसी वालियोगी भी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने और भी लोकसभा अध्यक्ष बने जिनका कार्यकाल बहुत छोटा छोटा रहा। अगर पूर्व कार्यकाल के तरफ देखा जीएमसी वालियोगी का पूरा 5-5 साल को उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि एनडीए के लिए अगर ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए होंगे तो भी एक इतिहास होगा। और 18वीं लोकसभा में जो वोट होगी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वो भी एक इतिहास रचने वाला होगा। तो इस तरह से देखा जाए कि इंडिया और एनडीए गठबंधन में सामाज का खेल आज लोकसभा के सदन में देखने को मिलेगा। सदन में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों में कौन सांसद क्रॉस वोटिंग करेगा। हालांकि दोनों के तरफ से विहिप जारी की गई कि कोई भी सांसद सदन में वोटिंग के दौरान अब्सेंट नहीं रहेगा, उसको प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर वो अब्सेंट रहता है तो कार्रवाई होगी। तो विहिप के तहत हो गया। लेकिन जो 80 सांसद हैं जो ना इंडिया और एनडीए के साथ है तो वो किस पक्ष में वोटिंग करेंगे ये अहम होगा और वही जीत हार का निर्णय। बिल्कुल। और साथ ही अखिलेश जी देखिए ये विपक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वो जैसा कि जानकारी है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके लोकसभा स्पीकर के लिए समर्थन मांगा था। तो विपक्ष का कहना है कि हम समर्थन दे देंगे ओम बिरला को लेकिन हमें डिप्टी स्पीकर का यानी कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को चाहिए। तो अगर इस पर सहमति बन जाती है तो क्या विपक्ष की ओर से ओम बिरला को जो सहमति है वो दे दी जाएगी, ओम बिरला को समर्थन दे दिया जाएगा? देखिए अब तक का जो राजनीतिक रणनीति दोनों तरफ से तैयार की गई है और जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की जो बैठकें अलग अलग हुई और दोनों के नेताओं के बीच में जो सहमति अब तक बन पाई है अंदर खाने से जो सूचना मिल रही है उसमें यही है कि अब वोटिंग ही अंतिम विकल्प है। क्योंकि एनडीए के तरफ से डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ हामी नहीं भरी गई है। तो इंडिया गठबंधन भी एनडीए का जो कैंडिडेट ओम बिरला के तौर पर आए हैं तो उनको समर्थन देने की तरफ से अभी सहमति नहीं है। तो दोनों तरफ से सहमति नहीं। और ये भी एक इतिहास है कि आप अगर देखें कि 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 इसमें एक इतिहास रहा कि 19 से 24 तक कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। जबकि संविधान के आर्टिकल 93 में ये प्राविधान है कि संसद में दोनों पद होने चाहिए। संवैधानिक दोनों पद है, लोकसभा अध्यक्ष भी होना चाहिए और लोकसभा उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लेकिन 19 से 24 में एनडीए का बहुमत था, उन्होंने इसलिए वहां पर चुनाव नहीं कराया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार के समय लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से था लेकिन मीरा कुमार को बनाया गया था। और उस समय कांग्रेस की तरफ से ये सहमति जताई गई थी और बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। उस समय आपको बता दें कि करिया मुंडा बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, वो डिप्टी स्पीकर थे, विपक्ष के हुआ करते थे। इसके अलावा एक और अटवाल थे, चरणजीत सिंह अटवाल, वो आते थे, उनको विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। तो यूपीए सरकार कांग्रेस कहती है कि यूपीए सरकार में हमने डिप्टी स्पीकर भाजपा और उनके सहयोगियों को दिया था। तो अब इनको 14 से 19 में इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि अब कांग्रेस और विपक्ष की संख्या कम थी, 24 से 19 में भी और कम थी। और तो अब संख्या पर 24 में जब अच्छा आया है तो वो शर्तों के साथ बिल्कुल। और साथ ही अखिलेश जी फिर यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब अब विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है, अगर हम 2019 के मुकाबले बात करें तो 2024 में विपक्ष इस बार काफी मजबूत स्थिति में है, तो आखिर बीजेपी को क्या तकलीफ हो रही है, सत्ता पक्ष को क्या तकलीफ हो रही है डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को देने के लिए? देखिए बंदिका, आपको बता दें ये बहुत ही संसदीय प्रक्रिया और संसदीय प्रोसीडिंग है, उसकी बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जी। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अगर दोनों
सदन में है जी और अगर स्पीकर सत्ता पक्ष का है और डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष का है, जी तो अगर कभी वोटिंग की नौबत आती है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, जी तो डिप्टी स्पीकर को वोट देने का अधिकार होता है, तो विपक्ष उसका फायदा उठा सकता है कि डिप्टी स्पीकर उसका होगा। दूसरा है, अगर डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में अगर स्पीकर कोई ऐसा फैसला लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में लेता है जो असंवैधानिक होता है, संवैधानिक तरीकों से जी। गलत होता है, संसदीय प्रक्रिया में संसदीय प्रणाली का फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उस समय डिप्टी स्पीकर संसद में बराबर का अधिकार होता है और वो उस चीज पर विरोध कर सकता है और अपना मत जाहिर कर सकता है कि जो स्पीकर फैसला ले रहे हैं वो स्पीकर संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से और तो संसदीय जो प्रणाली तक चली आ रही है उसके हिसाब से सही नहीं है, तो वो आपत्ति जताने के लिए वहाँ अधिकार उसको प्राप्त होगा। तो ये सरकार नहीं चाहती है ये डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो जाए और सत्ता पक्ष का स्पीकर हो जाए। जैसा कि आपको उदाहरण बताते हैं कि 19 से 24 के जब संसदीय में जब किसानों का बिल जी। सत्ता पक्ष की ओर से यानी मोदी सरकार की तरफ से लाया गया था, जी। तो उन्होंने उस बिल को मनी बिल में डाल दिया था और मनी बिल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अगर सत्ता पक्ष विपक्ष को देती है तो उससे सत्ता पक्ष को ही जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं तकलीफें दिख रही हैं, शायद इस वजह से ही सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होना है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से ही दो अलग अलग कैंडिडेट्स इस बार चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि आखिर विधायक सांसदों का वोट किसे जाता है। तो वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर पेपर लीक पर योगी सरकार सख्त। योगी सरकार ने अध्यादेश किया मंजूर, दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। जहां पर अब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। नया अध्यादेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंजूर किया गया है, जहां पर अब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने पर न सिर्फ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना बल्कि आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जाएगी। तो अहम जानकारी, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर पेपर लीक मामले पर अब आजीवन कारावास होगा। और दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, राजधानी दिल्ली से खबर, जहां आज 18वीं लोकसभा के सत्र का तीसरा दिन। आज 18वीं लोकसभा के सत्र का तीसरा दिन। लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर होगा चुनाव। स्पीकर पर नहीं बनी विपक्ष और सरकार में सहमति। पहली बार स्पीकर पद को लेकर किया जाएगा मतदान। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश। स्पीकर के लिए के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। के सुरेश ने लोकसभा स्पीकर के लिए किया नामांकन। ओम बिरला ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। आज 18वीं लोकसभा के सत्र का तीसरा दिन। लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर किया जाएगा चुनाव। स्पीकर पर नहीं बनी विपक्ष और सरकार में सहमति। पहली बार स्पीकर पद को लेकर किया जाएगा मतदान। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश। स्पीकर के लिए के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। के सुरेश ने लोकसभा स्पीकर के लिए किया नामांकन। ओम बिरला ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में किया है नामांकन। तो आज 18वीं लोकसभा सत्र का तीसरा दिन है, जहां पर 18वीं लोकसभा के सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर चुनाव किया जाएगा, जिसमें एनडीए की तरफ से ओम बिरला उम्मीदवार हैं और साथ ही कांग्रेस यानी कि विपक्ष की ओर से के सुरेश उम्मीदवार बनाए गए हैं। पहली बार स्पीकर पद को लेकर के मतदान किया जाएगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष ने के सुरेश का नाम जो है उम्मीदवार के तौर पर रखा है, कैंडिडेट बनाया है, जानकारी मिल रही थी कि टीएमसी इसको लेकर के सहमत नहीं है। टीएमसी का कहना है कि ये एक तरफा फैसला है, उम्मीदवार को मैदान में उतारने से पहले चर्चा नहीं की गई थी। अवंतिका, बता दूं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में जो नाम सामने लाया गया कि सुरेश को डिप्टी स्पीकर के लिए, इसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बहुत बेहद और बेहतरीन इसको रणनीति कहा जा सकता है। आपको बताते हैं, खासकर मैं के न्यूज इंडिया चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खासकर रणनीति कांग्रेस ने क्या बनाई है या इंडिया गठबंधन ने इसको मैदान में उतारने के पीछे उनकी मंशा क्या है, चाहते क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तरफ से के सुरेश को कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस ये एश्योर हो जाना चाहती है, आश्वस्त होना चाहता है विपक्ष और इंडिया गठबंधन कि लोकसभा में जब प्रधानमंत्री अपने सरकार बनाने का बहुमत सिद्ध करेंगे तो उस समय भी वोटिंग होगी। तो विपक्ष चाहता है कि उस वोटिंग से पहले एक बार फ्लोर टेस्ट और वोटिंग के तौर पर करा लिया जाए। उससे ये क्रॉस चेक हो जाएगा कि मोदी सरकार जो बनी है उसके पास बहुमत है या नहीं है, आंकड़े जो जादुई है उसकी संख्या को पार कर लेते हैं या नहीं है। तो सदन एक बार वोटिंग होती तब जब मोदी सरकार अपना बहुमत साबित करते, और जब अगर स्पीकर के चुनाव में अगर इसका वोटिंग हो जाएगी तो कांग्रेस यानी विपक्ष को ये पता चल जाएगा, समूचे इंडिया गठबंधन को, कि मोदी सरकार के साथ जो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा है सांसदों की संख्या क्या है, वो हमको उस बहुमत सिद्ध करने से पहले स्पीकर की वोटिंग में पता चल जाएगा कि विपक्ष के साथ कितने सांसद खड़े हैं जो इंडिया के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं, क्या वो इंडिया के साथ आ रहे हैं या इंडिया के साथ जा रहे हैं, या ऐसे सांसद हैं जो किसी को समर्थन नहीं कर रहे, निर्दलीय हैं, अभी भी किसी के साथ नहीं दे रहे, क्या वो इसमें वोटिंग के दौरान इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष का साथ देते हैं। तो सरकार जब बहुमत सिद्ध करेगी मोदी सरकार, तो उस समय उनकी संख्या चेक हो जाएगी। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अतिरिक्त जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि एनडीए की ओर से ओम बिरला को कैंडिडेट बनाया गया है और वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहली बार लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव किया जाएगा। 18वीं लोकसभा का तीसरा दिन है आज और सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जहां पर स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा और साथ ही सरकार की ओर से व्हिप भी जारी किया है, विपक्ष की ओर से भी व्हिप जारी हुआ है, जहां पर सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, जहां पर संसद की शुरुआत से लेकर उसके स्थगन तक सभी सांसद संसद में मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस और सपा की ओर से सहमति भी बनी है। इसके अलावा अन्य भी जो सहयोगी दल हैं विपक्ष के, उनकी ओर से भी ये कहा गया है, जहां पर संसद की शुरुआत यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर संसद के स्थगन तक सभी सांसद संसद में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, जहां पर एनडीए के ओम बिरला इस बार चुनावी मैदान में है और साथ ही स्पीकर पद के लिए के सुरेश भी विपक्ष के उम्मीदवार हैं। विपक्ष का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का होता है, अगर विपक्ष को दिया जाएगा तो ही लोकसभा स्पीकर के पद के लिए विपक्ष सहमति देगा, यानी कि ओम बिरला के नाम पर सहमति दी जाएगी, अन्यथा सहमति नहीं दी जाएगी और इसका एक आखिरी रास्ता चुनाव ही है। और फिलहाल आज चुनाव होना है और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से दो कैंडिडेट मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस चुनाव के बाद जो लोकसभा स्पीकर है वो कौन बनता है, किसका नाम उभर कर सामने आता है। फिलहाल एनडीए की तरफ से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश चुनावी मैदान में है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए दोनों ही नेता चुनावी मैदान में हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा कर रहे हैं और राजधानी दिल्ली से इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की पेशी आज। मानहानि मामले में राहुल गांधी की पेशी आज। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल की होगी पेशी। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप।
यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल की होगी पेशी। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में होगी राहुल गांधी की पेशी। गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी को पेश करने की बात सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ अहम जानकारी? राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है। राहुल गांधी पर मुकदमा बीजेपी की तरफ से दर्ज कराया गया था कि राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस दौरान की थी जब राहुल गांधी चुनावी प्रचार के सिलसिले में एक जनसभा को संबोधित सुल्तानपुर में कर रहे थे। उस दौरान राहुल गांधी ने इस तरह की बयानबाजी की थी जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो आज उसकी तारीख सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लगी है। राहुल गांधी को आज पेश होना है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं होंगे। उनके तरफ से उनके वकील एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे और वो हवाला देंगे कि आज पार्लियामेंट चल रहा है, संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें राहुल गांधी को वोट डालना है, इसलिए वो पर्सनली कोर्ट में उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए उनको अगली तारीख पर बुलाया दी जाए तारीख जिस पर वो पेशी पर हाजिर होंगे। तो अब ये देखना होगा कि जब राहुल गांधी के तरफ से वकील सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे तो अगली तारीख क्या मिलती है और कोर्ट की टिप्पणी क्या रहेगी। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की आज पेशी होनी है, लेकिन आज राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर, विपक्ष में प्रमुख नेता होने के तौर पर संसद में मौजूद रहेंगे, तो उन्हें अगली तारीख दी जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अगली किस तारीख पर सुनवाई होती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री रहे अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है और मानहानि मामले को लेकर राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। फिलहाल यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी होने की बात सामने आ रही है। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर सीएम केजरीवाल के आज कोर्ट में पेशी। ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत। आज ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत। सुबह 10:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी। मामले में सीबीआई अधिकारियों का बयान आया सामने। मामले में सीबीआई अधिकारियों का बयान आया सामने, कहा कि उन्होंने सीएम को जेल से गिरफ्तार नहीं किया। कहा कि उन्होंने सीएम को जेल से गिरफ्तार नहीं किया। अदालत में पेश करने की अनुमति और हिरासत की करेंगे मांग। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी। आज ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत।
सुबह 10:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। मामले में सीबीआई अधिकारियों का बयान आया सामने। सुबह 10:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। मामले में सीबीआई अधिकारियों का बयान आया सामने। कहा कि उन्होंने सीएम को जेल से गिरफ्तार नहीं किया। अदालत में पेश करने की अनुमति, हिरासत की करेंगे मांग। तो सीएम अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में होगी पेशी। आज ट्रायल कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी की इजाजत। मामले में सीबीआई अधिकारियों का बयान आया सामने। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहीं सीबीआई का भी बयान सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को जेल से गिरफ्तार नहीं किया है, वो हिरासत की मांग करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज 26 जून बेहद अहम है। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर जो याचिका लगाई गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। दूसरी तरफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जहां कथित शराब पॉलिसी घोटाले में एक पेशी भी होनी है और वहां पर सीबीआई के तरफ से ये फाइल किया गया है कि वो हिरासत में लेकर उनको पूछताछ करना चाहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट में जिसमें शराब पॉलिसी के आरोपों को लेकर, भ्रष्टाचारों को लेकर सुनवाई चल रही, वहां पर सीबीआई आज उनको पेश करेगी और पेश करने के दौरान सीबीआई मांग कर सकती है राउज एवेन्यू कोर्ट से कम उनको 1 सप्ताह की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर दिया जाए, ताकि वो कथित शराब घोटाला जो पॉलिसी है उसको लेकर वो उनसे पूछताछ कर सके, उनसे कुछ तथ्यों पर बात कर सके। इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई के तरफ से वकील पेश होंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे और सीबीआई की कस्टडी में मांगने की बात करेंगे। और ये हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट के तरफ से आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के सुपुर्द किया जा सकता है। और ये अंदर खाने से पता भी चल रहा है कि सीबीआई पूरी तैयारी के साथ ट्रायल कोर्ट पहुंच रही है। 10:30 बजे जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी, जब वहां पेश किया जाएगा, तो सीबीआई सबसे पहले अपनी कस्टडी में पूछताछ करने के लिए 1 सप्ताह की रिमांड ट्रायल की मांग रही है। वहीं दूसरा अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज जमानत को लेकर जो अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी की तरफ से लगाई गई है, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट इनको निचली अदालत से जमानत मिली थी, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जब आज 26 जून को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हैं, तो यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत देता है, हाई कोर्ट के लगे स्टे को रद्द करता है, ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखता है। 3 चीजें ये होनी है। दूसरा, ट्रायल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में के लिए यानी रिमांड मांगेगी, क्या वो मिलती है या नहीं, ये देखना आज होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुबह 10:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और साथ ही जहां पर मामले में सीबीआई अधिकारियों का भी बयान सामने आ रहा है, जहां पर सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जेल से गिरफ्तार नहीं किया है, वो हिरासत की मांग करेंगे। तो वहीं खबर गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। गोरखपुर में करेंगे कई अहम बैठक। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा, तो गोरखपुर में कई बैठकें करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10 बजे सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। असुरन पिपराइच 4 लेन पर सीएम योगी की होगी बैठक।
असुरन पिपराइच 4 लेन पर मुख्यमंत्री योगी की होगी बैठक। बैठक में डीएम कृष्णा करुड़ेश होंगे शामिल। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता होंगे शामिल। गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष होंगे शामिल। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर वो गोरखपुर में कई अहम बैठकें करते हुए नजर आएंगे। कुछ इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और जिस पर असुरन पिपराइच 4 लेन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करके चर्चा करेंगे। 4 लेन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करके चर्चा करते हुए नजर आएंगे और साथ ही बैठक में डीएम कृष्णा करुड़ेश शामिल होंगे। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता भी इस बैठक में होंगे शामिल। गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष भी होंगे शामिल। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज। मुख्यमंत्री योगी आज अपने गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल होने पर कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल पूरे होने पर है कार्यक्रम। शाम 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति और साथ ही साहिबाबाद साइट 4 इलाके में स्थित है CEL कंपनी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल होने पर कार्यक्रम में उपस्थित नजर आएंगे। शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। साहिबाबाद साइट 4 इलाके में स्थित है CEL की कंपनी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा आज, जहां पर उपराष्ट्रपति गाजियाबाद पहुंचेंगे आज। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। साहिबाबाद साइट 4 इलाके में स्थित है CEL कंपनी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल होने पर कार्यक्रम। तो साहिबाबाद साइट 4 इलाके में स्थित है CEL कंपनी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। साहिबाबाद साइट 4 इलाके में स्थित है CEL कंपनी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गाजियाबाद दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। वहीं पुलिस भर्ती को लेकर डीएम को निर्देश। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को भेजा निर्देश। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 27 केंद्रों की मांगी सूची। 2 श्रेणी में किया जाना है एग्जाम सेंटर्स का चयन। प्रश्न पत्रों के लिए ट्रेजरी में अलग कक्ष की होगी व्यवस्था।
डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति परीक्षा केंद्रों का करेगी चयन। श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल। राजकीय डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कीय मेडिकल कॉलेज शामिल। श्रेणी बी में ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न शैक्षणिक संस्थान शामिल। तो पुलिस भर्ती को लेकर डीएम को निर्देश जारी। खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस भर्ती को लेकर डीएम को निर्देश जारी। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को भेजा निर्देश। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 27 केंद्रों की मांगी सूची। 2 श्रेणी में किया जाना है एग्जाम सेंटर्स का चयन। नगरीय परीक्षा क्षेत्र के परीक्षा केंद्र होंगे चयनित। आवश्यकता पर नगरीय क्षेत्र के 10 किलोमीटर की रेंज में होगा चयन। प्रश्न पत्रों के लिए ट्रेजरी में अलग कक्ष की होगी व्यवस्था। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति परीक्षा केंद्रों का करेगी चयन। श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, पुलिस भर्ती को लेकर डीएम को निर्देश जारी किए गए हैं और देखा जाए तो काफी सख्त निर्देश जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? शासन ने, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक्स पर यह पोस्ट किया था कि इस भर्ती को कैंसिल तो किया जा रहा है, युवाओं की मेहनत तो असफल हुई है, लेकिन हम 6 महीने में उस भर्ती को दोबारा कराएंगे। 2 बार उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक हो चुकी है और 2 बार ही मुख्यमंत्री ने इस बात को अफसरों से और तमाम मंत्रियों से और विभाग के आला अफसरों से कहा है कि पुलिस भर्ती को दोबारा कराया जाए, लेकिन पेपर लीक ना हो इसके लिए क्या कदम उठाया जाए। तो पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से भी इस चीज को आश्वस्त किया गया कि उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनका जो सेक्टर प्लान है, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। और मुख्य सचिव को देखने में आया कि जो मुख्य सचिव ने जो लेटर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी डीएम को दिए हैं, उसमें ये कहा गया कि जो 2 श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षाएं होनी है, उसमें सेंटर्स का जो चयन है वो डीएम की कमेटी जो है वो तय करेगी। और साथ ही साथ ये भी तय होगा कि जो स्कूल्स हैं वो किस कैटेगरी में होंगे। 2 श्रेणी में जो परीक्षाएं होंगी, पहली श्रेणी में कौन से कैटेगरीज के स्कूल्स या सेंट्रल स्कूल होंगे और दूसरी श्रेणी में कौन से होंगे। ये भी कहा गया है कि जो सेंटर्स जितने भी होंगे वो जिलों के नगरीय क्षेत्र में होंगे, यानी कि शहरी सीमाओं में होंगे। ग्रामीण इलाकों में कोई भी सेंटर नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, छोटे जिले हमने देखे जैसे कि संभल हो गया, तमाम अलग अलग जिले हो गए जो बहुत ज्यादा, जिनका नगरीय क्षेत्र नहीं, जिनका ग्रामीण क्षेत्र है, तो नगरीय क्षेत्र से 10 किलोमीटर की सीमा के अंदर ही उस सेंटर को रखेंगे। तो ये थी पारदर्शिता उनकी जब वो सेंटर बनाने की, कि सेंटर्स जो है वो बहुत ज्यादा मुख्यालय से पहुंच के दूर नहीं होंगे। तो कल तक ये जवाब मांग लिए गए हैं कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन से स्कूलों के सेंटर जो हैं वो उनको किया जाए, क्योंकि चयन अगर डीएम की कमेटी को करना, खुद डीएम को करना है, तो जवाबदेही भी उनकी अगर बाद में होगी। तो कल तक सेंटर्स के जो आवेदन है वो अलग अलग जिलों से आ जाएंगे और मुख्य सचिव के पास पत्र आ जाएगा, तो मुख्य सचिव शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप सकेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमको कितने स्कूल सेंटर्स मिले। उसके बाद वो भर्ती बोर्ड को जाएगा, शासन को जाएगा और शासन में तय होगा कि आखिरकार जो जिन पदों में उनको भर्ती निकालनी है, जिन पदों पे उनको सेंटर्स पे एग्जाम कराने हैं, वो कितने हैं और कितने लोग उस सीटिंग में अरेंजमेंट में होंगे। तब उन सेंटर्स में से छटाई होगी कि आखिरकार पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा के लिए कौन से सेंटर्स का चयन करना है। तो अभी 48 घंटे से कम का समय है जब मुख्य सचिव के पास जो तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं वहां से चयनित जो सेंटर्स है उनकी सूची आ जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार जब दोबारा से जो है एग्ज़ाम की कराए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आगे जब परीक्षाएं कराई जाएं तो उस दौरान कोई गड़बड़ी सामने ना आए? देखिए अवंतिका, पिछली बार हमने देखा कि पेपर लीक कहां से हुआ, एजेंसी की गड़बड़ी कहां से हुई, जिसको ठेका मिला था प्रिंटिंग प्रेस का, उसकी जो दिक्कतें थी, उसके जो लूप होल्स थे, वहां पर उस जगह चूक हुई। तो उन सभी चीजों को सीख लेते हुए एसटीएफ ने, पुलिस भर्ती बोर्ड ने, उत्तर प्रदेश शासन ने, सरकार ने और खासतौर से पुलिस ने इन सभी चीजों को, इन सभी लूप होल्स को भरने के लिए एक अपनी स्ट्रेटेजी प्लान तैयार किया है कि अगर पेपर छपेगा, अगर पेपर तैयार होगा तो वो किसकी निगरानी में कहां तक जाएगा और वहीं से सेम पेपर छप करके जब वो सेंटर्स पर आएगा तो सेंटर्स पर किस तरीके रखा जाएगा। एक खास तौर पे ये भी कहा गया है कि जिन सेंटर्स पे पेपर्स रखे जाएंगे
पुलिस भर्ती परीक्षा के उन सेंटर्स की निगरानी के लिए भी एक टीम होगी। यानी कि सिर्फ उस विद्यालय के जो निरीक्षक होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, सिर्फ उनकी निगरानी नहीं, एक अलग से सेंटर्स की टीम होगी जो पेपर की निगरानी करेगी कि जब पेपर बांटा जाए, अगर जी। पहली पाली अगर 9 बजे शुरू होती है, अगर उससे 15 मिनट पहले पेपर बांटा जाता है, तो उस टीम की निगरानी में पेपर बटे और ये साफ तौर से देखा जाए कि पेपर की सील ना टूटी हो, पेपर किसी तरीके से खराब ना हो, जो बर्डर्स की सील छपाई सेंटर से लग करके आई है उसमें किसी का तोड़ मरोड़ ना हो। तो ये जो सारी खामियां हमने पिछली बार में देखी थी, जो देखने को मिली थी, वो उस पे लूप होल किसी भी तरीके का ना हो और पूरी तरीके से जो परीक्षा है पुलिस भर्ती की वो पारदर्शी हो और किसी भी तरीके की जो गलतियां पिछली बार हुई हैं वो इस बार ना हो। ये शासन को, सरकार को और खास तौर से पुलिस विभाग और भर्ती बोर्ड को तय करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस भर्ती को लेकर डीएम को सख्त निर्देश दिए गए हैं और साथ ही किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसको लेकर के एक विशेष समिति जो है वो भी गठित करने के लिए कहा गया है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर दुबग्गा पर निजी अस्पताल का शर्मनाक कारनामा, मृत बच्ची को वेंटिलेटर पर रखकर वसूले रुपए। तो दुबग्गा पर निजी अस्पताल का शर्मनाक कारनामा, मृत बच्ची को वेंटिलेटर पर रखकर वसूले रुपए। परिजनों ने लगाया निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप। 5 दिन तक बच्ची को वेंटिलेटर पर रख कर लिए पैसे। वेंटिलेटर पर रखकर इलाज के नाम पर रुपए ऐंठे। परिजनों ने किया हंगामा और पुलिस में की शिकायत। दुबग्गा स्थित एकाव अस्पताल पर लगा ताला, जहां चौक से काकोरी तक प्राइवेट अस्पतालों का है जाल। दुबग्गा स्थित एकाव अस्पताल पर लगा गंभीर रोक, चौक से काकोरी तक प्राइवेट अस्पतालों का है जाल। मानकों के विपरीत अस्पतालों पर नहीं होती कार्यवाही, स्वास्थ्य विभाग जानकर बना रहता है अनजान। तो दुबग्गा पर निजी अस्पताल का शर्मनाक कारनामा, जहां पर मृत बच्ची को वेंटिलेटर पर रखकर वसूले रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, जहां पर एक मृत बच्ची को वेंटिलेटर पर रखकर परिवार वालों से पैसे वसूले गए हैं, फिलहाल मामला सामने आ गया है, अभी तक इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए अवंतिका, अभी तक तो स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में नहीं आई है, लेकिन कल जिस तरीके से मामला तूल पड़ा था, लखनऊ के अंदर सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया था कि काकोरी के दुबग्गा इलाके में एक अस्पताल है, वहां पर परिजनों ने बच्ची की बिल्कुल मौत से शिवा, जो है मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, हम वापस आपसे अभी इस पर चर्चा करेंगे आकर। इसी बीच दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, अखिलेश यादव की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और इसी बीच तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली की जल शक्ति मंत्री आतिशी से अस्पताल में मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बता दें कि भूख हड़ताल के चलते आतिशी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं। और ये अस्पताल के बाहर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, पुलिस तैनात की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट गहरा रहा है और साथ ही दिल्ली सरकार का हरियाणा सरकार पर आरोप है कि हरियाणा उसे पर्याप्त पानी नहीं दे रहा है, जिससे दिल्ली में जल संकट जो है वो गहराता चला जा रहा है। और इसी बात को लेकर के जल शक्ति मंत्री आतिशी धरने पर बैठी हुई थी, उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया था और अभी उन भूख हड़ताल करने के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है।
फिलहाल उनकी भूख हड़ताल जो है वो भी खत्म हो गई है। और जल शक्ति मंत्री आतिशी का भी कहना है कि वो दोबारा से स्वस्थ होकर फिर से भूख हड़ताल करेंगी जब तक ये पानी की समस्या ठीक नहीं हो जाती। और लगातार हरियाणा सरकार पर आतिशी के द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हॉस्पिटल के बाहर से सामने आ रही हैं, जहां पर जल शक्ति मंत्री आतिशी से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जल शक्ति मंत्री आतिशी से मिलने पहुंचे हैं। तो वही हम खबरों पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही थी, जहां पर दुबग्गा के एक निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। 5 दिनों तक एक मृत बच्ची को वेंटिलेटर पर रखकर परिजनों से पैसे वसूले गए हैं, कुछ ऐसा मामला संज्ञान में आया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। शिवा, जहां पर हम आपसे पूछ रहे थे और आपने भी जानकारी दी कि फिलहाल अभी तक कोई भी एक्शन जो है उस अस्पताल पर नहीं लिया गया है। इसके अलावा देखा जाए क्या जो है पुलिस के द्वारा अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? परिजन क्या पुलिस के पास गए थे? देखिए, पुलिस में एक्शन तभी लेती है जब उनके पास कोई एप्लीकेशन या किसी भी तरीके की तहरीर आती है, पुलिस अफसरों का कहना है। और पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई भी शिकायती पत्र ना तो उस अस्पताल प्रशासन के खिलाफ या तो किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं मिला है, क्योंकि बच्ची मृत अवस्था में सिविल अस्पताल पहुंची थी। उसके बाद ये हंगामा एक अस्पताल में खड़ा हुआ था। अभी फिलहाल जो बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका सभी अफसरों को इंतजार है, चाहे वो मेडिकल विभाग हो या फिर पुलिस विभाग हो, कि बच्ची की मौत आखिरकार कब हुई। क्योंकि परिजनों का साफ तौर से आरोप है, जो उनके पिता सूरज है, जो 9 महीने की बच्ची नेहा है, कि 5-6 दिन पहले वो अस्पताल में एक अस्पताल में उसको लाए, जो कि काकोरी के रहने वाले हैं। और काकोरी से चंद किलोमीटर की दूरी पर दुबग्गा में ये अस्पताल है। और वो जब उसके झटके के प्रॉब्लम थे, यानी कि क्लॉटिंग थी उसके दिमाग में, तब वो अस्पताल में लेकर के जब आए थे तो उस बच्ची को वेंटिलेटर पे भर्ती कर लिया गया था। और ये कहा गया था डॉक्टरों द्वारा कि जैसे ही वो बच्ची स्थिर होती है, अगर उसके कोई हरकत आती है, तब वो इलाज करना शुरू करेंगे। लेकिन 5 दिनों तक जब सूरज का कहना है कि कोई रिस्पॉन्स डॉक्टरों की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं मिला कि उनकी बच्ची और पहले से ज्यादा बेहतर हो रही है, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट डॉक्टरों से की कि अब उन्हें बच्ची का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में कराना है, जहां डॉक्टरों की बड़ी एक टीम हो, अनुभवी डॉक्टर हो। तब उन्होंने जब बच्ची को निकाल करके कल वो सिविल अस्पताल ले गए हैं, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तब एक अस्पताल में हंगामा हुआ और परिजनों ने बार बार डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया कि किसी भी तरीके का इलाज नहीं हुआ। और वेंटिलेटर पर 5 दिन से बच्ची मर गई थी, उसे वेंटिलेटर पे भर्ती करा करके उसे रख करके उनसे पैसे वसूले गए। सूरज का जो पिता है बच्ची के, उनका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने पैसे अपनी गाड़ी बेच करके डॉक्टर को दिए हैं। उन्होंने कोई कसर पैसे के लिए नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब पैसे लेने के बावजूद भी उनकी बच्ची को मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया, वहां पर डॉक्टर ने उनसे मृत घोषित कर दिया गया, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जो डॉक्टर्स उनकी बच्ची के इलाज में लगे थे, वो जो टीम थी, उसके ऊपर पुलिस की और प्रशासनिक की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स के जो आला कमान है, जो सीएमओ स्तर का जो
कार्यालय है जो प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई करता है, जो एसीएमओ है, उनका कहना है कि कल सोशल मीडिया के द्वारा उनको ये चीज की जानकारी हुई है। अब उनकी एक टीम एक अस्पताल जाएगी, परिजनों से मिलेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि कब बच्ची की मौत हुई, किन हालात में भर्ती कराया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाहिर तौर से साफ हो जाएगा कि आखिरकार बच्ची की मौत कब हुई। क्योंकि सूरज का कहना है कि 5 दिन से मौत हो गई थी और 5 दिन से वो लोग वेंटिलेटर पर रखे थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अगर चीजें साफ होगी कि डॉक्टरों की लापरवाही हुई है, तो जरूर एक तो पहले उनकी प्रशासनिक जो लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी सरकारी अस्पताल के खिलाफ, और पुलिस को जो दिए हुए शिकायत पत्र है, अगर आज को वो शिकायत पत्र दिया जाता है तो उस पर एक एफआईआर भी होगी। लेकिन अवंतिका, हम बार बार देखते हैं कि निजी अस्पताल धड़ल्ले से खुल रहे हैं, एक के बाद एक कई मंजिला इमारत बनती चली जाती है, वहां पर कोई अनुभवी डॉक्टर नहीं होते, उन्हें क्रॉस चेक नहीं किया जाता, उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बहुत लोअर कैटेगरी का होता है और वो इलाज कर रहे होते हैं। यानी कि जो हेल्पिंग स्टाफ होता है, अमूमन हम लोग प्राइवेट अस्पतालों में देखते हैं कि वो प्लास्टर कर रहे होते हैं, वो टाके कर रहे होते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाएं, सरकारी जो लॉ बायलॉज है उसमें अगर हम देखेंगे तो ये सभी चीजें उनके जो खाते में है वो नहीं आती है, उनको सिर्फ हेल्पिंग हैंड के लिए रखा जाता है। तो ऐसे ही जब अगर चीजें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो भी वहां पर पेशेंट आएगा, भर्ती होगा, तो उसके साथ में लापरवाही होगी और जाने भी जाएंगी। ये आंकड़ा ना दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम लखनऊ की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जिलों की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों की जो मनमानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में जो सरकारी मशीनरी है उसको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, बिल्कुल। और उनको यहाँ क्रॉस पर चेक देखा करना जाए तो पड़ेगा। आए दिन जिस तरीके से निजी अस्पताल धड़ल्ले से खुल रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं जहां पर जानकारी मिल रही है कि जिस 5 दिन से मृत बच्ची को वेंटिलेटर पर रखकर परिजनों से पैसे वसूले गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे बरेली की, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में दिया गया शिकायती प्रार्थना पत्र। सांसद राहुल गांधी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। राहुल के खिलाफ कोर्ट में वाद दर्ज करने के लिए दिया गया पत्र। एमपी एमएलए कोर्ट में दिया पंकज पाठक ने प्रार्थना पत्र। रैली के दौरान जातिगत जनगणना को लेकर कही बातें। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।